बच्चों नमस्कार। सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लासेस में स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर एटॉमिक फिजिक्स का 4th वीडियो लेक्चर है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को डिटेल से स्टडी किया था। आज उसके निष्कर्ष लिखेंगे। तो बेटा देखिए, जो रदरफोर्ड का पूरा एक्सपेरिमेंट था उसका जो मेन जो कंक्लूजन निकल कर आया उसे यहाँ पर देखेंगे बेटा। निष्कर्ष बताया भी था मैंने आपको, तो निष्कर्ष एक एक करके इसके निष्कर्ष पढ़ेंगे। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का पूरा प्रायोगिक डायग्राम इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, पहले उस वीडियो लेक्चर को देखना, तब जाके आपको ये बातें समझ में आएगी। तो पहला जो कंक्लूजन निकला इस पूरे होल एक्सपेरिमेंट का वो था कि अधिकांश अल्फा कण कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव पार्टिकल से ही है, ठीक है ना। ये द्विआयनित हीलियम परमाणु है। तो अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र को के पार निकल जाते हैं। अतः परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। एग्जाम में केवल आपके निष्कर्ष लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है। पूरा एक्सपेरिमेंट ना पूछकर वो पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बेटा कि रदरफोर्ड के प्रयोग का निष्कर्ष लिखिए। तो आपको केवल ये 2-4 बातें लिखनी है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र को पार करके बाहर निकल जाते हैं, अतः परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। थॉमसन के मॉडल क्या कहता था? थॉमसन के मॉडल के अनुसार जो परमाणु होता है उसमें द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है तथा धनात्मक आवेश और द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है। नेगेटिव जो चार्ज होता है वो इसमें अलग अलग इस तरह से वितरित होते हैं, जैसे प्लम नामक फल में पुडिंग, ठीक है, या बूंदी के लड्डू में इलायची, ठीक है बेटा, उस तरह से। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अधिकांश भाग खोखला है, इसका समस्त द्रव्यमान एक छोटे से भाग पर केंद्रित होगा जिसे नाभिक कहेंगे। आगे आपको समझ में आएगा, तभी केवल ये ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया है। सेकंड देखिए, कुछ अल्फा कण न्यून कोण 90 डिग्री से जो कम एंगल होते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से बड़े कोण जो होते हैं उन्हें अधिक कोण कहा जाता है। कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर प्रकीर्णित होते हैं तथा अल्फा कण स्वयं धनावेशित है तथा ये केवल धनावेश द्वारा ही विक्षेपित हो सकते हैं। अगर नेगेटिव होता तो क्या होता बेटा? आकर्षित होता, और चूंकि नाभिक पर भी पॉजिटिव होता है और अल्फा कण भी पॉजिटिव है तो ये विक्षेपित हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। धनावेश द्वारा ही विक्षेपित हो सकते हैं। अतः रदरफोर्ड ने माना कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश उसके केंद्र पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसके केंद्र पर संकेंद्रित रहता है। दोनों कंक्लूजन देख लो एक बार, इसको रफ करेंगे। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के पार निकल जाते हैं, अतः परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। ये ध्यान रखना आपको। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर विक्षेपित होते हैं। कैसे बेटा? जैसे मान लीजिए परमाणु है,
इधर से अल्फा कण आ रहा है, ठीक है। अब ये अल्फा कण इधर से आया और ये हल्के से कोण पर विक्षेपित हो गया, यहाँ से हल्के से कोण पर विक्षेपित हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अल्फा कण पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल के कारण ये छोटे से कोण पर विक्षेपित हो गया। ये आपने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा होगा, जितने पास होगा उतने ही अधिक कोण पर विक्षेपित हो रहा था, क्योंकि प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर प्रकीर्णित होते हैं तथा अल्फा कण स्वयं धनावेशित है, ठीक है, तथा ये केवल धनावेश द्वारा ही विक्षेपित हो सकता है। नेगेटिव के द्वारा तो ये रिपल्शन अट्रैक्शन होगा। रिपल्शन कब होगा? प्रतिकर्षण कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो अल्फा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के द्वारा विक्षेपित हो गया। अतः रदरफोर्ड ने माना कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र पर समकेंद्रित रहता है। यहाँ पर अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र पर संकेंद्रित रहता है। इसको रफ कर लेता हूं, आप इसको चाहो तो नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट देखिए अब, थर्ड पॉइंट, कुछ अल्फा कण अधिक कोण 90 डिग्री से बड़े कोण, अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर वापस लौट आते हैं। बेटा इसका डायग्राम बनाया था मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, इस तरह का डायग्राम देखिएगा। ये पॉजिटिव, ऐसे एक डायग्राम बनाया था, और 8000 में से एक अल्फा कण वापिस उसी मार्ग पर लौट आता है जहां से वो आ रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो में जाके वहां देख सकते हैं। कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर लौट आते हैं। अतः यह माना गया कि जब धनावेशित अल्फा कण सोने के परमाणुओं में से होकर गुजरते हैं तो किसी न किसी अल्फा कण पर इतना अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है कि वह वापस लौट आता है अपने मार्ग पर। यानी 100, जैसे मान लीजिए 10,000 अल्फा कण, 8,000 अल्फा कण ले लेते हैं। 8,000 अल्फा कण ऐसे स्रोत से बाहर निकले, तो अधिकांश अल्फा कण तो सीधे बाहर निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर, कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर, और उनमें से यहाँ लिखा है, अतः माना गया है कि जब धनावेशित अल्फा कण सोने के परमाणुओं में से होकर गुजरते हैं तो किसी न किसी अल्फा कण पर, यानी 8,000 में से एक अल्फा कण पर इतना ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगता है कि वो अपने मार्ग पर वापस लौट आता है, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लौट आता है, यह तभी संभव है जबकि परमाणुओं का अधिकांश द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित हो, ठीक है बेटा। ये 3 निष्कर्ष आपको ध्यान रखना है। पहला निष्कर्ष, परमाणु का अधिकांश भाग
खोखला होता है। दूसरा निष्कर्ष, परमाणु का समस्त धनावेश उसके छोटे से भाग पर केंद्रित होता है। ठीक है। और तीसरा निष्कर्ष, कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर वापस लौट आते हैं, अतः यह माना गया कि जब धनावेशित अल्फा कण सोने के परमाणुओं में से होकर गुजरता है तो किसी न किसी अल्फा कण पर इतना अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है कि वह वापस लौट आता है। यह तभी संभव है जबकि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित हो, और इस सूक्ष्म स्थान को नाभिक कहा जाता है। इस बात को मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसको नोट कर लीजिए। अब तीनों जो कंक्लूजन आए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, ये जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से ये जो कंक्लूजन निकल कर आए, इस पे ये लास्ट में एक बात और बोलता है, वो देखिए क्या है। उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर, इन तीनों निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने माना कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान इसके केंद्र पर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अगले चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, नाभिक के बारे में, वो है न्यूक्लियस फिजिक्स। अभी हम एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, परमाणु भौतिकी, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आगे क्या हुआ कि इसके बारे में रिसर्च किया गया, नाभिक के बारे में रिसर्च किया गया, तो नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की आई और परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर की कोटि की आई। तो लिख लेते हैं इसको, जिसे नाभिक कहते हैं। गणना करने पर नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर की कोटि की तथा परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर की त्रिज्या की होती है। अब ध्यान रखना है बात को, क्या ध्यान रखना आपको। इन तीनों निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड लास्ट में इस पॉइंट पर पहुंचा कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान इसके केंद्र पर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है। गणना करने पर पता चला कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर की कोटि की और परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है। यानी कौन बड़ा होता है? परमाणु बड़ा होता है। कौन छोटा होता है? नाभिक छोटा होता है। तो बेटा इस तरह से है, ये परमाणु है और इसके छोटे से भाग में, छोटे से बिल्कुल केंद्र पर ये क्या है? ये नाभिक है। इसको इस तरह से मान सकते हैं आप कि परमाणु है क्रिकेट का स्टेडियम है ये, और बीच में एक कोई बॉल रखी हुई है। ठीक है। यानी पूरे क्रिकेट के स्टेडियम में जो गोल होता है, वृत्ताकार होता है, उसमें बीच में क्या रखी हुई है? एक बॉल रखी हुई है। ठीक है। ये बॉल तो क्या हो गया? ये बॉल हो गई नाभिक, इतना छोटा होता है ये। और क्रिकेट का स्टेडियम क्या हो गया? ये हो गया परमाणु। ठीक है। तो एक सूक्ष्म स्थान पर इस बॉल पर पॉजिटिव चार्ज है और क्रिकेट के स्टेडियम क्या है? ये परमाणु है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये पूरा खोखला है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इस सूक्ष्म, ये पॉजिटिव पर इसके चारों ओर वृत्ताकार त्रिज्याओं में गति करता रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कक्षीय त्रिज्याएं कहा जाता है। इसको एक बार नोट करो, इसके आगे मैं और बातें आपको बताऊंगा। अब देखिए बेटा, अभी हमने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पूरा डिटेल से स्टडी करा, उसके फैक्ट्स लिखे, उसके निष्कर्ष लिखे। ठीक है। अब एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाइए या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। अब जब ऐसा प्रश्न हो कि आपसे पूछा जाए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो आपको पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है,
जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है उसकी पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है आपको, आपको केवल इसका जो निष्कर्ष आए थे वो लिखने हैं, या मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वही चीजें आपको लिखनी है। तो दोनों का डिफरेंस समझ लेना। अगर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग लिखने के लिए आएगा तो आपको पूरा सिस्टमैटिक डायग्राम बनाना होगा, उसके फैक्ट्स लिखने होंगे, उसके निष्कर्ष लिखने होंगे। लेकिन जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो या तो उसमें से कोई निष्कर्ष पूछेगा, या उसके फैक्ट्स पूछेगा, या केवल डायग्राम के बारे में पूछेगा, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाइए या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए, तो आपको क्या लिखना है वो आप इधर देखिए। तो देखिए बच्चों, अल्फा कणों के प्रकीर्णन, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किया, या परमाणु संरचना के संबंध में एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। अब अगर मैं केवल डायरेक्ट आपको यहां पर पहुंच जाता रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो आपको समझ में नहीं आता। पहले अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग समझना जरूरी है। तो हमने पहले अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग समझा कि कैसे पॉजिटिव चार्ज, उसमें से अधिकांश अल्फा कण बाहर निकल गए, कुछ न्यून कोण पर, कुछ अधिक कोण पर, और 8000 में से एक वापस लौट कर आ गए। अब यहां पर हमें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, तो इसमें वही बातें दोबारा लिखनी होगी, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से। तो परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है ना, जिसे परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार देखिए बेटा, एक एक करके। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो आपने निष्कर्ष में देखा, ये प्रत्येक परमाणु का समस्त धन आवेश कितना होगा बेटा, Z इंटू ई। Z का मतलब यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, और E का मतलब आवेश का क्वांटा है, ठीक है, Z इंटू ई। तो प्रत्येक परमाणु का समस्त धन आवेश कहां केंद्रित होता है, तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर धनात्मक आवेश में आप समस्त लिखते हो, जबकि द्रव्यमान में आप संपूर्ण लिखते हो। तो यहाँ पर मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़कर, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़कर बात कर रहे हैं। तो देखिए, प्रत्येक परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़कर, परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर की त्रिज्या की कोटि रहने दीजिए, 10⁻⁻15 मीटर की त्रिज्या के सूक्ष्म गोले में संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, प्रत्येक परमाणु का, आप जानते ही कंक्लूजन में हमने पढ़ा ही था, प्रत्येक परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के एक छोटे से केंद्र पर केंद्रित होता है, और त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर की त्रिज्या के सूक्ष्म गोले में संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अब इसकी संरचना देखिएगा, कैसा दिखेगा ये, देखिए बेटा, ये धन आवेश नाभिक, ठीक है, ये इसकी प्रथम कोश की त्रिज्या,
ये इसकी द्वितीय कोश की त्रिज्या, ये इसकी तृतीय कोश की त्रिज्या। क्या चीज है ये पूरी जो संरचना आप देख रहे हो ये है परमाणु, ठीक है। ये पॉजिटिव क्या चीज है, ये है नाभिक। इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये गति कर रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इस तरह से, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, ये जैसे मैंने डॉट बनाया ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये गति इस कोश में गति कर रहा है। ये जो डॉट डॉट है ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये n=1 है, n=1, ये n=2, n=3, ऐसे यहाँ पर कक्षा बढ़ती जाएगी। तो ये संपूर्ण तो क्या चीज हो गया, ये संपूर्ण संरचना हो गई, परमाणु एटम हो गया। उसमें एक छोटे से भाग पर पॉजिटिव चार्ज है जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक की आपको क्या ध्यान रखना है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, ठीक है। और फर्मी कोटि भी बोला जाता है इसको, फर्मी में है, ठीक है। और परमाणु 10⁻10 मीटर एंग्स्ट्रॉम कोटि का होता है। नाभिक फर्मी में और परमाणु एटम ये सॉरी एंग्स्ट्रॉम में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखिए अब, सेकंड पॉइंट, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर की कोटि, 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की त्रिज्या, 10 मीटर कोटि की त्रिज्या के खोखले गोले, के खोखले गोले में, के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। दिखा भी रखा है मैंने यहाँ पर, 10⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश, इन सभी इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश, यहाँ पर जैसे 3 इलेक्ट्रॉन बता रखे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश किसके बराबर होगा, इस नाभिक के धनावेश के बराबर। क्योंकि संपूर्ण परमाणु का टोटल आवेश कितना होगा, टोटल आवेश 0 होगा, क्योंकि उदासीन है ये, तो इस बात को लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है, के बराबर होता है। अतः परमाणु विद्युत उदासीन है, ठीक है बेटा, ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए। अतः परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन है। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है ये इसका, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का। यहां समझा देता हूं मैं आपको। देखिए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर स्थिर है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। दोबारा देख लीजिए यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर कंफ्यूजन ये हुआ, वहां पर जब इसने प्रेजेंटेशन दिया अपना रदरफोर्ड ने, तो इसे पूछा गया कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और यहाँ पर केंद्र पर पॉजिटिव चार्ज, तो होना ये चाहिए था कि ये इसको आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो आकर्षण के कारण ये नाभिक में गिर जाना चाहिए था, भाई इस पर आकर्षण बल लग रहा है, ये तो स्थिर है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये इस पे गिर जाना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं होता, तो इस समस्या, इसका जो सॉल्यूशन उसने बताया वो सुनिए आप। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहली बात तो स्थिर नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाने के लिए इसको इसने ऐसे समझाया कि ये ठीक उस प्रकार चक्कर लगाता है जैसे सूर्य, नाभिक को सूर्य मान लिया कि जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस मॉडल को ग्रही मॉडल भी कहा गया, ठीक है, ग्रहीय मॉडल, ठीक है। जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों, ठीक उस प्रकार। अब उससे पूछा गया
कि यहां पर चक्कर लगाने के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होता है, आप जानते ही हैं वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल की, सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहां से मिलता है, वो अभिकेंद्रीय बल इसको कहां से मिलता है, तो देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज ही है, और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज, तो कौन सा फोर्स लगेगा यहां पर फोर्स लगेगा विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स, जो क्या होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। इस बात को पूरा लिखेंगे, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो देखिए बेटा इसको रफ भी कर देता हूं मैं। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होने के कारण, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होने के कारण यह नाभिक के धन आवेश के आकर्षण बल के कारण नाभिक में गिर जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं होता उसके पीछे का रीजन देखिए। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होने के कारण यह नाभिक के धनावेश के आकर्षण बल के कारण नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस समस्या का निस्तारण करने के लिए रदरफोर्ड ने यह परिकल्पना, हाइपोथेसिस कहा जाता है इसको, यह परिकल्पना प्रस्तुत की। क्या बताया उसने अपनी थ्योरी में ये बताया, यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते। मैंने आपको बताया भी बेटा इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते, फिर कैसे रहते, बल्कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते बल्कि नाभिक के चारों ओर कैसे वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ लिख सकते हो चाहे मार्ग लिख सकते हो, वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ऑर्बिट कहा जाता है बेटा इसको, ऑर्बिट मोशन, ऑर्बिटिकल मोशन, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी भी अपनी कक्षा में घूर्णन करती है, घूमती है उसे, ठीक है ना, ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिटिकल मोशन कहा जाता है। वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं या चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए एक मिनट रुको, वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। यहाँ आप लिख सकते हो ठीक उसी प्रकार, ब्रैकेट में लिखना है इस बात को, ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा लगेगा ऐसे लिखोगे तो, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इसलिए इसे ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं, नाभिक के चारों ओर, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलेगा, नाभिक व इलेक्ट्रॉन, इसको रख कर देता हूं, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लग रहे
विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा। बात समझ में आया बेटा? तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। पॉइंट क्या है एक बार सुन लीजिए यहाँ पर, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर नहीं रहते हैं। तो कैसे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर लगाने के लिए क्या होगा? चक्कर लगाने के लिए यहाँ पर किसकी आवश्यकता होगी? अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लग रहे विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा। अगर आपको ऐसा चैप्टर नंबर 8 में आपको ध्यान होगा बेटा, हमने कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करा था। ठीक है, तो वहां पर भी ऐसा ही था। मैंने बताया था आपको कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है यानी आवेश चक्कर लगा रहा है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। इसका एक फेस इधर से देखोगे तो उत्तरी ध्रुव, पीछे से देखोगे तो दक्षिणी ध्रुव नजर आएगा। यहाँ पर दो ध्रुव बन गए, दो ध्रुव बन गए तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये चुंबकीय आघूर्ण इसका निकालेंगे। M = EVR/2 निकल कर आया था वहां पर। तो ये आपको रदरफोर्ड का कंप्लीट मॉडल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर ये लिखने के लिए आता है कि परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल लिखिए, तो आपको ये पूरी कहानी लिखकर आनी है। 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। कल के वीडियो लेक्चर में हम निकटतम पहुंच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, वो उसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है। उसके बाद फिर ये चैप्टर मैथमेटिकल स्टार्ट हो जाएगा। इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन मेरे हिसाब से आज तक इतनी कंप्लीट हो गई, अब इसमें ज्यादा थ्योरी आएगी नहीं। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। चारों वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, आपको नोट्स में जो प्रोवाइड करेंगे उससे ज्यादा ही यहाँ पर मैटर मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आज के में इतना ही। थैंक यू।